हमको डराती हैं, डरा लेने दो। बिजलियां हमको डराती हैं, डरा लेने दो। हम ना छोड़ेंगे चमन खाक में मिल जाने तक। जी हाँ, कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व है दयालदास बघेल का। छत्तीसगढ़ के सहकारिता, पर्यटन और संस्कृति मंत्री दयालदास बघेल आज हमारे साथ आमने सामने में मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं शुरुआत करूं बातचीत की, पर मैंने सुना है कि आप तकरीबन 17 साल सरपंच रहे। तो 17.5 साल सरपंच रहना बहुत लंबा अनुभव है। थोड़ा सा इस अनुभव के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या है, अपन पढ़ाई छोड़ने के बाद पिताजी सरपंच था, 7.5 साल रहा गांव में। उसके बाद गांव में लोग बोले कि नहीं, अब ये बघेल जी आ गए हैं, दयालदास जी, अब इसको सरपंच बनाएंगे। तो अपन सरपंच 83 में अपन सरपंच का चुनाव लड़ करके सरपंच बने और कंटिन्यू लगातार हम वर्ष 2000 तक हम सरपंच रहे। और इसी बीच हमको सरपंच रहते रहते सन 98 में हमको विधानसभा का प्रत्याशी भी बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि उसमें हमको सफलता नहीं मिला। उसके बाद 2000 में हम जिला पंचायत के चुनाव लड़ दिए और जिला पंचायत चुनाव लड़ने के बाद 2003 तक के हम जिला पंचायत के सदस्य रहे। उसके बाद फिर हमको पुनः रिपीट करके विधानसभा का प्रत्याशी बना गया। उसमें हम लगभग 12,500 मतों से हम चुनाव जीत कर आए और बहुत धाकड़ नेता था जिन्होंने लगातार उस विधानसभा से 20 साल तक 2 बार कांग्रेस पार्टी से और 2 बार निर्दलीय विधायक मिनिस्टर भी रहा है। उसको हमने पराजित करके विधायक बने और उसके कुछ ही दिन बाद हमको अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद हमको फिर 2008 के चुनाव में फिर मैदान में उतारा गया। उस समय भी हम बहुत कड़ा मुकाबले में उस समय भी हम चुनाव जीत करके आए। उस समय भी अपने को वही चुनाव जीतने के तत्काल बाद अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के डिप्टी चेयरमैन बनाया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। फिर उसके बाद हम इसमें कुछ दिन रहने के बाद उद्योग विभाग का दायित्व दिया, उसमें भी हमने काम किया। और उद्योग विभाग के बाद हमको राजस्व आपदा प्रबंधक विभाग मिला, वहाँ भी हमने विभाग में अच्छे से काम किए। खैर, आपका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, हमने देखा है। और शायद इसीलिए जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो आपने बड़ी कड़ी टक्कर दी लोगों को और 27,000 की लीड थी आपकी। और उस समय छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के प्रत्याशी को आपने हराया और कांग्रेस तो आपने तीसरे नंबर पे फेंक दी। इसका श्रेय किसे देते हैं, जो सफलताएं आपको लगातार मिली हैं? जी, इसका श्रेय जाते थे हमारे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता को जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। आज भी हमारे कार्यकर्ता 1 घंटा अगर कहीं एक बार फोन किए तो 1000 की तादाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी जाबाज कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। आज भी बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी हमारे विधानसभा क्षेत्र में। तो आपके क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता, आप कह रहे हो एक फोन आप लगाओगे हजारों इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो पर्टिकुलर सतनामी समाज के लोग हैं जो आपके साथ हैं, एक बड़ा सैलाब, या सभी तरह के लोग आपके साथ कार्यकर्ता के तौर पे जुड़े हुए हैं? नहीं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो वो एक तरफा जुड़ा हुआ है और दूसरा समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। उस नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र का अगर इतिहास देखोगे तो इतना भय और आतंक, मैं तो कहता हूँ हरिजन एक्ट जो है पूरे मध्य प्रदेश में अगर कहीं ले लें तो एक नवागढ़ थाना सबसे टॉप था हरिजन एक्ट। अच्छा। और इतना ज्यादा भय आतंक की स्थिति था कि लोग, इज्जतदार लोग तो रोड पे या बाजार मार्केट नहीं जा पाते थे। ये स्थिति था। फिर उसको समाज और अन्य के बीच में जो दूरियां बढ़ गया था उसको हमने समाप्त करने का प्रयास किया और जो भय आतंक था उसके लिए भी हमने बहुत मेहनत किया। और साथ ही साथ ये जो हरिजन एक्ट वाला जो एक समाज को तोड़ने का काम करता है उसको भी आज 12 साढ़े 12 साल में अपने विधानसभा में इसका श्री गणेश, मतलब आपको लगता है कि ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी हरिजन एक्ट की, कहीं ना कहीं समाज को विभक्त कर देता है ये क्या है, ये अपने राजनीति लाभ लेने के लिए जो उसका कोई विरोध कर देता था तो फर्जी हरिजन एक्ट उसके ऊपर लगाया जाता था। आज कोई फर्जी हरिजन एक्ट नहीं लगाया जा रहा है।
तो अपने विधानसभा क्षेत्र में बोलते थे कि अगर किसी को काला पानी भेजने कोई अधिकारी को तो नवागढ़ भेज दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, और आज तो बहुत बढ़िया सुख शांति से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और विकास भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कराए हैं ऐतिहासिक है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से अपने विधानसभा क्षेत्र में रोड का तो चारों तरफ जाल बिछ गया, और बाकी अन्य गांव, छोटे छोटे गांव जहां कल्पना नहीं की, अच्छी विकास की धारा वहां पे बही। पहले ये स्थिति था कि कोई अगर व्यक्ति रात में कहीं बीमार पड़ जाता था या दिन में बीमार पड़ जाता था, तो उसको हम लोग सांगा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, या खाट में उठा करके ले जाते थे हॉस्पिटल, तो रास्ते में उसका राम नाम सत्य हो जाता। ये स्थिति था। आज तो गांव गांव सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण से लेकर के मंगल भवन निर्माण। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले इलेक्शन के लिए आप आश्वस्त हैं। नहीं, बिल्कुल है। अच्छा बघेल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए दर्शकों को हमारे। जी, पारिवारिक भूमि ये है, क्या है, हमारे पिताजी दादा बाल गुजार गाँव के रहे हैं, और हमारे पिताजी जो है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उस समय का 4वीं पास था। उनको गांव वाले लोग, मालगुजारी शासन था, लेकिन गांव वाले लोग उसको, वो पंचायत चुनाव हुआ तो उसमें सरपंच बना दिए। वहीं से ये शुरुआत है राजनीति का। और एक हमारे क्षेत्र में मुखीराम जी साहू थे, स्वर्गीय मुखीराम जी साहू, जो मीसाबंदी था, उसका भरपूर आशीर्वाद मिला। मैं तो उसका ऋणी हूँ, आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने बहुत आगे बढ़ाने में बहुत उसका योगदान रहा। आमने सामने में हमारी बातचीत दयालदास बघेल जी से जारी है, लेकिन उसके पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हमारे साथ आमने सामने में दयालदास बघेल जी हैं और उनसे हमारी बातचीत जारी है। दुर्ग का पूरा जो इलाका है, दिग्गजों का इलाका है, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। आपकी पार्टी में ही वहाँ से हेमचंद यादव भी हैं, सरोज पांडे तो सबसे ज्यादा अभी बड़ी नेता बनके उभरी हैं, प्रेम प्रकाश पांडे भी उसी इलाके से आते हैं, आप खुद हैं वहाँ से। कांग्रेस के भी सारे जो बड़े नेता हैं इस वक्त, चाहे वो भूपेश बघेल हो, रविंद्र चौबे हो, मोतीलाल वोरा हो, अरुण वोरा, तमाम सारे लोग। तो कैसे इस पूरी राजनीति को आप लोग मैनेज करते हो अपने इलाके की? नहीं, अब हमारा जब दुर्ग जिला था तो बहुत हम सक्रिय थे, और उस समय सब मिल करके हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय ताराचंद भैया जी थे, उनका भी हमको काफी सहयोग मिल रहा था उस समय। और उन्होंने पूरे जिले में, उस समय सरकार हमारा नहीं था, पूरा जिले में बहुत ज्यादा दौरा किया करता था, और हम उसके साथ में रहते थे, इसलिए हमारा सभी से अच्छा संबंध रहा है। और सबका सहयोग हमको मिला है। किसी नेता को आप चुनौती के रूप में देखते हैं अपने सामने, कि आपको लगता है नहीं मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है और मैं अपना काम करता हूं और आगे बढ़ता जाऊंगा? ऐसा हमारे सामने कोई चुनौती नहीं, हम मेहनत करते हैं और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते हैं। और हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही सम्मानित कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और उन सबका आशीर्वाद निश्चित रूप से हमको मिलेगा। जी जी। थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि चूंकि एक बहुत बड़े वर्ग का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ी आबादी है और कम से कम 10 सीटों पे मेजर रोल प्ले करती है अनुसूचित जाति है, वो 10 सीट ऐसी सीधे तौर पे इसको प्रभावित करती हैं। इस बार सरकार बीजेपी की ये उपलब्धि रही कि बस्तर खोने के बाद उसने अनुसूचित जाति की सीट्स को जीत लिया और सरकार बनाने में सफल रही बीजेपी। लेकिन कुछ ऐसा भी होता रहा साल दर साल कि अनुसूचित जाति के लोग नाराज भी रहे सरकार से, चाहे वो आरक्षण उनका कम हो जाने की बात हो, और भी तमाम सारे मुद्दे रहे हैं। ये चीजें जो हैं, ये आपको लगती है चुनौती है सरकार के सामने, बीजेपी के सामने? नहीं, ऐसा चुनौती तो नहीं है। क्या है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारा सतनामी समाज में एक, चाहे आप तीर्थ कहो या कुंभ कहो, ये हमारी गिरौदपुरी धाम है। और गिरौदपुरी धाम के लिए कांग्रेस की जो भी मुख्यमंत्री रहा हो, जो भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने पूरे सतनामी समाज को गुमराह करके राज किया, और कुतुब मीनार से बड़ा जैत खाम बनाऊंगा करके पूरे समाज में ताली पिटवाए, एक तो ईटा नहीं रखा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना बड़े समाज
हम इस छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और हमारा एक ही तो है गिरौदपुरी धाम, जो चाहे तीर्थ कहो चाहे कुंभ कहो कुछ भी कहो। तो गिरौदपुरी में अगला ने तो घोषणा किया और निर्माण कराऊंगा, बहुत से ताली पिटवाए लेकिन एक ईंटा नहीं रखा। आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम ये जो जैत खाम है हमारा उसको आप निर्माण करा दीजिए और गिरौदपुरी को डेवलप करा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकार किया और 54 करोड़ की लागत से ये जैत खाम का निर्माण जो हुआ है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पूरे गिरौदपुरी में अगर कहीं भी घूम के देख लो, चाहे छाता पहाड़ हो, चाहे पचकुंडी हो, चाहे अमृत कुंड हो, चाहे चरण कुंड हो, चाहे आपके जो मंदिर स्थल है हो, चाहे जन्म स्थली हो, इतना जो विकास हुआ है सतनामी समाज निश्चित रूप से देख करके गिरौदपुरी में कोई भी जाता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता है। और पूरा प्रदेश में देख रहे हैं ना जी। पूरा प्रदेश में 3 साल तक के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहा, आप जिनका और नाम प्रदेश नहीं ले के रहे, विकास जो दिख रहा है जी, आप जिनका नाम नहीं ले रहे, मैं उनका नाम ले लेती हूँ, माननीय अजीत जोगी जी का। वो बड़े इस स्वस्थ है कि सतनामी समाज उनके साथ है और वो बड़ा रोल निभाएंगे इस आने वाले चुनाव में। आप भी सतनामी समाज के लीडर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो सतनामी समाज है, एक तो अपने आप को खुद बोलता है कि मैं सतनामी समाज जो भी है नहीं कहना चाहता, लेकिन समाज अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये इन्होंने 3 साल में क्या किया समाज के लिए। मैं तो कहता हूँ क्या किया समाज, इस बात को पहले के बजाय अब हमारे नवयुवक जो लोग हैं अच्छी तरह समझ गए हैं कि कौन सरकार हमको आगे बढ़ा सकता है, कौन सरकार विकास कर रहा है, ये उनके समक्ष है। आपके समाज की ताकत को कांग्रेस भी समझती है और यही कारण है कि राहुल गांधी खुद गिरौदपुरी पहुंचे जी। उसको कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी गिरौद गए, क्या स्थिति था वहाँ की स्थिति तो बड़ा दयनीय स्थिति था। ये लोग समाज के समाज लड़के न जाने किसको किसको गाली दिए, कैसे कैसे घटना घटा, इसको सब समाज के लोग वहाँ देखे हैं, तो उसमें हमको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और समाज हम लोगों के साथ है। आपको लगातार बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट दिए हैं मुख्यमंत्री ने, तो क्या लगता है आपको कि आपकी कौन सी बात उनको इतनी भा गई? अभी भी आप बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं, सहकारिता अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है, पर्यटन और संस्कृति भी छत्तीसगढ़ इस मामले में रिच है, तो लगातार बहुत अच्छे डिपार्टमेंट आपको मिले हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वास करके जो विभाग का दायित्व दिया है हम लगन के साथ मेहनत करते हैं और अधिकारियों के साथ हमेशा संपर्क करके, जैसे आप मैं सहकारिता के संबंध में कह सकता हूँ, पुराना इतिहास क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। आज हमने पूरा सहकारिता विभाग जो धान खरीदी में कहना चाहूँगा, जहाँ उपार्जन केंद्र है, मैं स्वतः सेक्रेटरी से लेकर के विभाग के रजिस्ट्रार और जो भी अधिकारी है 6-7 गाड़ी लगातार दौरा किया और उपार्जन केंद्र तक के जा करके वहाँ की किलो बाट से लेकर के बारदाना की जो सुरक्षा व्यवस्था है, तौलाई, ये सब वहाँ जा करके दौरा किया। वहाँ आप यकीन नहीं करोगी, जो बुजुर्ग लोग थे 60 साल 70 साल के लोग जो थे, बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, पिछले साल तो एक हफ्ता बेटा यहाँ आकर के हम खाना बना करके यहीं पड़े रहते थे बेटा, लेकिन इस साल अभी आए हैं और अभी तौल हो गए, अब घर जा रहे हैं। ये काफी हमको आशीर्वाद मिला है। चलिए अच्छा, किसानों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है आपको, आपके लिए भी और आपकी सरकार के लिए भी, क्योंकि एक कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, बहुत जरूरी है। दयालदास बघेल जी के साथ हमारी बातचीत जारी है, हम बहुत कुछ उनसे जानेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ दयालदास बघेल जी हैं। राम वनगमन मार्ग को आपने एक पहचान दिलाने की कोशिश की है। इतने सालों में ये पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार अब उसको पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेगी। ये कैसे करवा लिया, ये तो बड़ी उपलब्धि है आपकी। आज माननीय मंत्री जी के पास, आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री शर्मा जी के पास बैठ करके पूरा डिटेल नक्शा सहित ले जा करके जो रोड हमारे स्वीकृत हुआ है
उस रोड के जो जहाँ जहाँ पे भगवान राम जी गए हैं उसका चिन्हांकित करके हमने मांग की है जी, जी। कि ये राम गमन मार्ग है, इसको एक सर्किट के रूप में इसका स्वीकृति अति आवश्यक है, ताकि भगवान राम जहाँ जहाँ गए उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास विकसित कर लें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी को जानकारी हो कि इस रास्ते से भगवान राम जब 14 साल के वनवास में था तो इसी रास्ते से भगवान राम गुजरे हैं। ये एक हमारा धरोहर है, ये पर्यटन विभाग के एक धरोहर हो जाएगा और एक हमारे अच्छे से पूरे देश में नाम हो जाएगा। माननीय मंत्री जी को डिटेल और रामायण भी भेंट किया हूँ। माननीय मंत्री जी बहुत खुश हुए हैं और उस बात को गंभीरता से लिए हैं और उसका पूरा ये बनवा करके प्राक्कलन बना करके हम 10-12 दिन के अंदर हम उसको माननीय मंत्री। तो ये मतलब अब लोग राम जो वन में गए थे लंका तक, उन सारे पॉइंट्स को लोग देख पाएंगे जाके। जी, उस पॉइंट को पूरा हम लोग अभी जोड़ करके प्रस्तुत करेंगे। 10-12 दिन लगेगा, अभी अधिकारी से मैं चर्चा किया हूँ, बताया 10-12 दिन लगेगा। उसको पूरा हम जोड़ेंगे कि यहाँ से भगवान राम यहाँ रुके थे, यहाँ गए हैं, उसका हम विकास विकसित करना चाह रहे हैं। आप पर्यटन मंत्री भी हैं जी। इस प्रदेश में पर्यटन की भरपूर संभावनाएं रही है, क्योंकि प्रकृति ने नवाजा है इसे, अनुपम सौंदर्य दिया है प्रकृति ने। लेकिन नक्सलवाद एक ऐसा नासूर है कि जो पर्यटन स्थल है खासतौर से बस्तर के, उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाया आज तक छत्तीसगढ़। इसको लेकर भविष्य की कोई योजना है आपकी? क्या है, एक हकीकत में बात जो है, बाहर में नक्सल के नाम से बहुत हवा फैला हुआ है। हम अपने पर्यटन के विभाग से प्रचार प्रसार के माध्यम से यह जानकारी दे रहे हैं कि ये जो नक्सल एरिया है बस्तर तक सिमट के रह गया है। बाकी एरिया हमारा इधर बलरामपुर, सूरत जाके देखो एकदम क्लियर हो गया है। और जो हमारे आज भी जो पर्यटक लोग हैं वो लोग काफी तादाद में आ रहे हैं, चाहे चित्रकूट को, चाहे हमारे अन्य और जो पर्यटन स्थल आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो भ्रांति फैलाया गया था उसको वो धीरे धीरे करके दूर कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं और रुक रहे हैं और प्रशंसा करते जा रहे हैं यहाँ के जो पर्यटन स्थल है, उसी को और हम आगे बढ़ाने होते। जैसे अपना अभी ट्राइबल सर्किट स्वीकृत कराए हैं 100 करोड़ का। मैं तो माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, केंद्रीय मंत्री का। उन्होंने तत्काल उसका स्वीकृति दिया और प्रथम किस्त के रूप में 20 करोड़ हमको मिल चुका है, उसका टेंडर भी लग गया है। तो हम जहाँ जहाँ भी हमारे उसमें 14 स्थान है, सब जगह उतना राशि में बहुत अच्छे ढंग से विकास और विकसित हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए, विदेशी पर्यटक आए। हम तो चाह रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ होटल है उसको पीपीपी मॉडल से एक भव्य होटल का निर्माण कराएं, ताकि कोई भी विदेशी पर्यटक आता है तो वहाँ रुकने खाने पीने का व्यवस्था हो। ये भी हमारा प्रयास चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच देखिए, प्रत्येक दिन 500 लोग आते हैं हमारे जनप्रतिनिधि लोग यहाँ, और प्रत्येक दिन हमारा 1 या 2 कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम हम वहाँ कराते हैं। और हकीकत में मैं भी, मेरे क्षेत्र से भी आए थे, मैं भी 2-3 दिन तक के था। यहाँ की जो विकास है, नया रायपुर को ही देख करके बस में लोग चिल्लाते रहते, जल्दी आओ न। वो लोग देखते रहते हैं, बोले रायपुर कैसा था और आज रायपुर क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन बता रहा था, सबको बुला करके पूछा, भाई बताओ इसमें से रायपुर पहली बार कितने लोग आए? तो 50 से 55% लोग हाथ खड़ा किए कि हम पहली बार आए। हकीकत में ये जो हमारे छत्तीसगढ़ योजना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच कि हम 12-12.5 साल में विकास, कैसे विकास होता है और हम कैसे विकास कराएं, इसको आकर के देखे। इसी उद्देश्य से हमारे छत्तीसगढ़ योजना। इसका कितना पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? क्योंकि बहुत अच्छी योजना है हमारे छत्तीसगढ़। पूरे आप जितनी भी पंचायतें हैं उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, और आप खुद ही बता रहे हैं कि कई ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार रायपुर देखा, कई हैं जिन्होंने पहली बार ट्रेन देखी, कई हैं जिन्होंने पहली बार मॉल देखा, सिनेमा घर देखे। तो ये तो गदगद होके तो निश्चित तौर पे जा ही रहे हैं। बीजेपी को आने वाले चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? ये सोच नहीं है हमारा। हमारा ये सोच नहीं है। बीजेपी 12.5 साल में
कैसे विकास किया है और विकास किसको कहते हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल लाभ वाली बात नहीं है कि आए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं आए और आकर के देखें आज से 12 साढ़े 12 साल पहले क्या था छत्तीसगढ़, और 12 साढ़े 12 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने या बीजेपी ने कैसे विकास किया है। पहले भी वो छत्तीसगढ़ था, उस समय भी था, आज इसका कुछ लोग विरोध करते हैं। तो हम तो जानना चाहते हैं कि आखिर विरोध किस बात का करते हो। आप लोग जिस सरकार में रहे हो, आप लोग विकास क्यों नहीं किए? आप लोगों को भी विकास करना था। अगर आप लोग विकास कर दिए होते तो आज छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं रहता। बिल्कुल। एक आपसे मैं आखिरी सवाल जानना चाहती हूँ। ऐसा हम लोगों को लगता है पत्रकारों को कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा विधानसभा चुनाव, क्योंकि एक तीसरा मोर्चा भी बना लिया है, अजीत जोगी की पार्टी बन गई है, तो हमें लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए ये उन लोगों का मामला है, कांग्रेसियों का अंदरूनी मामला है। वो लोग लड़ रहे हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा। ये लोग आपस में खींचातानी इन लोगों खुद है। कई विधायक इधर से उधर हो रहे, कई ये कांग्रेस का हो रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, और निश्चित रूप से आगामी चुनाव में चौथी पारी भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा और हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी रहेंगे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, इतना आपका आत्मविश्वास है तो लग ही रहा है कि ऐसा होगा। तो हमारे साथ आज आमने सामने में थे सहकारिता, संस्कृति और पर्यटन मंत्री दयालदास बघेल जी, और उन्होंने काफी सारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए। अगली बार हम मिलेंगे किसी नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।